हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः कुछ स्थल और राजनीतिक उसका शहरीकरण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के 4 वीडियो यूट्यूब पर डाल चुके हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उस चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम मुख्यतः मेन रूप से यहाँ पर राजनीतिक जीवन और सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और एक और वीडियो आएगा, उसमें हम व्यापारिक, आर्थिक, कृषि, हड़प्पा लिपि, मृदभांड और प्रतिमा, उस हड़प्पा से कौन सी मूर्ति किस तरह से मिले हैं वो, और अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। राजनीतिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी वहाँ पर जो किस वर्ग का शासन चल रहा था, या कौन वर्ग वहाँ पर व्यापारिक था या पुरोहित वर्ग कौन था, उसको हम देखते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में स्पष्टतः कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिंधु घाटी सभ्यता पर कौन प्रशासन चला रहा था। ऐसा हमारा सबसे अधिक प्रचलित है क्योंकि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार पर निर्भर थे। इसीलिए इस सर्वाधिक मान्यता यह दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक प्रधान सभ्यता थी। यानी सर्वाधिक लोकप्रिय विचार यह है कि सिंधु सभ्यता का प्रशासन व्यापारिक वर्गों के हाथों में था, सर्वाधिक ऐसा माना जाता है। लेकिन व्हीटर के अनुसार सिंधु सभ्यता का शासन मध्यम वर्गों के हाथों में था, और स्टुअर्ट पिगेट के अनुसार शासन पुरोहित वर्गों के हाथों में था, और हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक के जगह पर जनतंत्रात्मक था। यानी हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक के जगह जनतंत्रात्मक था, वही स्टुअर्ट पिगेट के अनुसार शासन पुरोहित के हाथों में था, और व्हीटर के अनुसार शासन मध्यम वर्गों के हाथों में था। लेकिन सर्वाधिक मान्यता इस बात को दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन मुख्य रूप से व्यापारिक वर्गों के हाथों में था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता थी। यहाँ के लोग व्यापार पर आश्रित थे। लेकिन ऐसा कुछ भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चीज़ लिखित साक्ष्य मिले हैं वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए ऐसा कह पाना मुश्किल है कि इस सभ्यता का मुख्य रूप से कौन इस पर शासन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो पिगेट के अनुसार पुरोहित वर्ग इस पर शासन करते थे। लेकिन वहीं पर पिगेट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर कहा है पिगेट ने। उसके बाद इसको एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, ऊपर से देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए यह कहना निश्चित नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर किस वर्ग का शासन था, यानी प्रशासन कौन वर्ग चला रहा था। लेकिन सर्वाधिक मान्यता यह दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रशासन व्यापारिक वर्ग चला रहे थे। वहीं पर व्हीटर के अनुसार शासन मध्यम वर्गों के हाथों में था। स्टुअर्ट पिगेट के अनुसार शासन पुरोहित के हाथों में था। वहीं पर हंटर के अनुसार राजतंत्रात्मक के जगह पर क्या था, जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वहां पर थी। उसके बाद पिगेट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहर कहा है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे समाज कई वर्गों में विभक्त था। इसका साक्ष्य इससे लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे घर के आकार, शहर और सबका कार्य अलग अलग होता था। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ समाज कई वर्गों में विभक्त था। देखते हैं सामाजिक जीवन। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार होती थी। मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी यहाँ की समाज मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, नगर नियोजन, मकान आकार, शवों के दफनाने के तरीके,
यानी शव को कितने तरह से हर अलग अलग तरह से दफनाया गया है, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज कई वर्गों में विभक्त है। पुरोहित पुरोहित व्यापारी, शिल्प और श्रमिक। समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 4। पुरोहित, व्यापारी, शिल्प और श्रमिक। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। सिंधु घाट सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा था। यह इस तौर पर इस तरह से कहा जा सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का खोज नहीं हुआ है। इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हथियार का प्रयोग नहीं करते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया होगा, इसीलिए इसे शांति प्रिय ज्यादा और युद्ध प्रिय कम कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन का सेवन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन का सेवन किया करते थे। मांसाहारी में मुख्य रूप से गाय, शुअर, बकरी, मछली और घड़ियाल, कछुआ। मांसाहारी में क्या क्या खाते थे? गाय, शुअर, बकरी, मछली, घड़ियाल और कछुआ। वहीं पर शाकाहारी में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज इत्यादि का सेवन करते थे। वहीं पर हिंदू घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र में ऊनी और सूती दोनों तरह के वस्त्र का धारण करते थे। वहीं पे आभूषण का प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र का भी प्रयोग करते थे और वहीं पे आभूषण में पुरुष और महिला दोनों आभूषण का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए मनोरंजन के लिए पाशा नृत्य शिकार, पशुओं को लड़ाना। मनोरंजन के लिए मुख्यतः वो पाशा खेला करते थे, शिकार किया करते थे, नृत्य किया करते थे और पशुओं को लड़ा करके भी मनोरंजन किया करते थे। ठीक है, उसके बाद इसको एक बार पुनः देखते हैं सामाजिक जीवन को। सामाजिक जीवन किस तरह का था? सामाजिक जीवन, समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था। मातृ देवी की पूजा तथा मुहरों पर जो चित्र मिले हैं उससे यह अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग कई वर्गों में विभक्त थे। नगर नियोजन, मकान के आकार, शवों के दफनाने के तरीके से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कई वर्गों में विभक्त थे। वहीं पे वर्ण व्यवस्था का कोई भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। वर्ण व्यवस्था का कोई भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर समाज कई वर्गों में विभक्त था: पुरोहित, व्यापारी, शिल्प और श्रमिक। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज्यादा थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय लोहे का खोज नहीं हुआ था, जिससे यह अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर हथियार का युद्ध नहीं हुआ है, यानी युद्ध नहीं लड़ा गया होगा। इसलिए इसे शांति प्रिय ज्यादा और युद्ध प्रिय कम कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाना खाते थे। वहीं पे शाकाहारी में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, तरबूज, खजूर इत्यादि का उपयोग किया करते थे। वही मांसाहारी में गाय, शुअर, मछली, बकरी, घड़ियाल, कछुआ इत्यादि का सेवन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः वस्त्र के तौर पर ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। वही आभूषण के तौर पर पुरुष और महिला दोनों आभूषण का प्रयोग किया करते थे और मनोरंजन के लिए पाशा खेलना, पशुओं को लड़ाना, नृत्य करना इत्यादि उनका प्रमुख कार्य था। उसके बाद देखते हैं धार्मिक जीवन। सिंधु सभ्यता में धार्मिक उत्सव समय समय पर मनाया जाता था। सिंधु सभ्यता में धार्मिक उत्सव समय समय पर मनाया जाता था। पशुपति की पूजा किया जाता था। पशुपति जो कि एक शिव भगवान का मूर्ति होता था। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की मूर्ति काफी मात्रा में मिला है। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की मूर्ति काफी मात्रा में मिला है। एक मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरकता की देवी की भी पूजा किया करते थे। यानी जो ये मूर्ति के गर्भ से पौधा का जो चित्र मतलब पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, यह एक प्राकृतिक की देवी की मूर्ति का भी अनुमान लगाया जाता है कि लोग प्राकृतिक पूजा किया करते। ठीक है, यह संभवतः उर्वरकता की देवी माना जाता है। जो गर्भ से जो पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है उसे
उर्वरकता की देवी माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा भी किया करते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है, लेकिन मंदिर का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। मातृ देवी की पूजा मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिलता है। मातृ देवी की पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। मोहर पर पशु का चित्रण देखने को मिलता है। मोहर पर पशु का चित्रण देखने को मिलता है, सॉरी, पशुपति का चित्रण भी देखने को मिलता है। मोहर पर एक सिंग वाला जानवर तथा कुंवर वाले सांड का भी चित्र देखने को मिलता है। एक सिंग वाले जानवर था, लेकिन वो गेंदा था, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ये हम इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। पशु पूजा का प्रमाण मिलता है, परंतु गाय पूजा का प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। पशु पूजा का प्रमाण तो मिलता है सिंधु सभ्यता से, लेकिन गाय पूजा का प्रमाण कहीं से नहीं मिलता है। लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, जिससे बचने के लिए ताबीज पहना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, जिससे बचने के लिए वो ताबीज पहना करते थे। स्वास्तिक चिन्ह से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना भी किया करते थे, यानी सूर्य पूजा का भी प्रमाण मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सिंधु सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला है। लिंग पूजा का भी प्रमाण मिलता है। लिंग पूजा, योनि पूजा का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सिंधु सभ्यता से। लिंग पूजा, योनि पूजा का भी साक्ष्य मिलता है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा से पत्थर के लिंग एवं योनि का भी साक्ष्य देखने को मिलता है। हड़प्पा के कई जगह से पत्थर के लिंग और योनि का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ पर देखते हैं धार्मिक प्रतीक, मतलब कि धार्मिक प्रतीक ताबीज किसका प्रतीक था? प्रजनन शक्ति का प्रतीक पूछेगा तो था ताबीज। वहीं पर बैल, शिव का वाहन किसको कहा जाता था? बैल को। स्वास्तिक किसके लिए? सूर्य के लिए। सूर्य उपासना के लिए किसका प्रयोग होता था? स्वास्तिक चिन्ह का। बकरा बलि हेतु बकरा बलि का प्रतीक था। वहीं पे श्रृंग, शिव का रूप, श्रृंग को शिव का रूप भी कहा जाता था। नाग पूजा का प्रतीक, नाग को पूजा का प्रतीक माना जाता है। भैंसा देवता का शत्रुओं पर विजय के लिए किसका प्रतीक होता था प्रयोग? भैंसा का। वहीं पर युगल समाधान से यह अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर सती प्रथा का भी प्रमाण देखने को मिलता है। इसको पुनः से एक बार देखते हैं। धार्मिक जीवन में समय समय पर धर्म उत्सव मनाया जाता था। उसके बाद पशुपति की पूजा किया करते थे। पशुपति जो कि एक शिव भगवान के तौर पर ही देखा जाता था। पशुपति की पूजा का भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से देखने को मिलता है। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की मूर्ति बहुत मात्रा में मिले हैं। हड़प्पा से पक्की मिट्टी की मूर्ति बहुत मात्रा में मिले हैं। एक मूर्ति के गर्भ से पेड़ को निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह अनुमान लगाया जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यानी वृक्ष का भी पूजा किया करते थे। जो पेड़, एक मूर्ति से के गर्भ से पेड़ निकलना दिखाया गया है, वह एक मातृ देवी का मूर्ति माना जाता है। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। सिंधु सभ्यता से कहीं भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। पशु पूजा का प्रमाण मिलता है, लेकिन वहीं पर गाय पूजा का भी प्रमाण कहीं से नहीं मिलता है। मोहर पर पशुपति का चित्रण भी दिखाया गया है। मोहर पर एक सिंग वाले जानवर तथा कुंवर वाले सांड का भी प्रतीक देखने को मिलता है। पशु पूजा का प्रमाण मिलता है, परंतु गाय पूजा का प्रमाण कहीं देखने को नहीं मिलता है। लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, यानी अंधविश्वासी होते थे। उस समय के लोग भी अंधविश्वासी होते थे, इसीलिए वो ताबीज पहना करते थे। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह से यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। लिंग पूजा, योनि पूजा का भी साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा के कई जगहों से पत्थर के लिंग और पत्थर के योनि का प्रमाण देखने को मिलता है। वहीं पे देखते हैं धार्मिक प्रतीक, ताबीज जो कि प्रजनन शक्ति का प्रतीक होता था। बैल शिव का प्रतीक होता था। स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक होता था। बकरा बलि का प्रतीक होता था। वहीं पे श्रृंग शिव का रूप होता था और नाग पूजा का प्रतीक होता था। भैंसा देवता के शत्रुओं के ऊपर विजय का प्रतीक होता था और युगल समाधान सती प्रथा का प्रचलन
देखने को मिलता है युगल समाधान से। ठीक है, उसके बाद आने वाले वीडियो में, अगले वीडियो में हम व्यापारिक एवं आर्थिक, कृषि और हड़प्पा लिपि, मृदभांड, प्रतिमा, अंतिम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे तथा यह सिंधु घाटी का लास्ट वीडियो से पहले एक वीडियो है, इसके आने वाले एक और वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।